नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। चलिए इस हफ्ते की सारी सियासी खबरों को जान लेते हैं। तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस 140 साल की लंबी राजनीतिक यात्रा के साथ साथ पार्टी को अक्सर अपने ही घर की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिरी तब से सियासी गलियारों में यही माना जाता रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह की वजह से कांग्रेस छोड़कर गए थे। लेकिन हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में बंद कमरे वाली बात को सार्वजनिक कर दिया और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वे कमलनाथ की वजह से गए थे। बंद कमरे वाली डील लीक होने से कांग्रेस के अंदर सियासी आग भड़क गई और पार्टी के दो दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक बार फिर आमने सामने आ गए। इसी पर देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भारतीय राजनीति की धुरी रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर लोकतंत्र की मजबूती तक उसका अहम योगदान रहा है। लेकिन 140 साल की लंबी राजनीतिक यात्रा के साथ साथ पार्टी को अक्सर अपने ही घर की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आजादी से लेकर अब तक पार्टी के कई बड़े नेता आपसी खींचतान और नेतृत्व विवाद के कारण चर्चा में रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही। 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिरी तब से सियासी गलियारों में यही माना जाता रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह की वजह से कांग्रेस छोड़कर गए थे। लेकिन हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में बंद कमरे वाली बात को सार्वजनिक कर दिया और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वे कमलनाथ की वजह से गए थे। बंद कमरे वाली डील लीक होने से कांग्रेस के अंदर सियासी आग भड़क गई और पार्टी के दो दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक बार फिर आमने सामने आ गए और बीजेपी को मौका मिल गया और उसने इसे कांग्रेस की पुरानी बीमारी करार दिया। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे 45 साल का प्रेम बता दिया और कहा कि दोनों छोटे बड़े भाई हैं, उनकी अपनी केमिस्ट्री है, पुरानी बातों पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय, सही कौन? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, सरकार गिरने का कारण मेरे और सिंधिया जी के बीच की लड़ाई को प्रचारित किया गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी घटना हो सकती है। ये मामला वैचारिक मतभेद का नहीं बल्कि व्यक्तित्व के टकराव का था। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं था बल्कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी था। यदि कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों को मान लेते तो शायद सरकार गिरने की नौबत ही नहीं आती। दिग्गी के बयान पर कमलनाथ ने कड़ा पलटवार किया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए उनके पास ये कला है। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है, जो चली गई हमें तो भविष्य देखना है। वहीं कांग्रेस की कलह पर बीजेपी मुखर हो गई है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को बुढ़ापे में बच्चा रूपी सरकार मिली थी, लेकिन नेताओं ने उसे चूम चूम कर ही मार डाला। हम तो पहले से ही कहते थे कि कमलनाथ नहीं दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे। काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 रूपी बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेकर कर रहे, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस समय जो निर्णय लिया था वो
मध्य प्रदेश के दुरावस्था के दौर को समाप्त करने के लिए लिया और उस दुरावस्था के खिलाफ वो खड़े हुए थे। अब ये दोनों दिग्विजय और कमलनाथ क्या बोलते हैं, ये तो चर्चा उस समय होती ही थी। हम भी कहते थे कि प्रदेश के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है, गुटबाजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब जबकि पार्टी संगठन को मजबूत करने और 2028 की तैयारी का दावा कर रही है, उसी वक्त ये बयानबाजी उसके लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। बीजेपी पहले ही कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को उसकी पुरानी बीमारी करार देकर इस विवाद को भुनाने में जुटी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस आला कमान इस आग को ठंडा करने में कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो देखिए, मध्य प्रदेश में शराब को लेकर सियासत और बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शराब को लेकर सियासत और बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। दरअसल जीतू पटवारी बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें तमगा मिला है कि महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब कहां पीती हैं, तो मध्य प्रदेश की पीती हैं। पटवारी ने आगे कहा कि समृद्ध MP का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने प्रदेश के ये हालात कर दिए हैं। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश में होता है, दूसरे किसी राज्य में नहीं होता है। हमारी बहनें बेटियां नशा करने लगी। लाडली बहना के नाम पर वोट ले लिए और मध्य प्रदेश में बहना ही सबसे ज्यादा नशा करती है। भाजपा ने ऐसा मध्य प्रदेश बना दिया, इस पर विचार करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 के मुताबिक सबसे ज्यादा शराब गोवा में पी जाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम, केरल और पश्चिम बंगाल आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 26% महिलाएं शराब पीती हैं। सिक्किम में 16.2%, तो असम में 7.3% महिलाएं शराब पीती हैं। तेलंगाना में 6.7%, झारखंड में 6.1% महिलाएं शराब पीती हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.6% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। PCC चीफ जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बयान लाडली बहनों का अपमान है। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है। 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई योजनाएं भी चलाई गई थी। प्रधानमंत्री तो 33% अलग से आरक्षण देकर लोकसभा और विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजना जैसी कोई योजना चलाई। उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारी बहनों की आधी आबादी का अपमान है। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जीतू पटवारी के बयान को निंदनीय बताया और कहा कि महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी जीतू पटवारी जैसे लोग ही कर सकते हैं या कांग्रेस का कोई नेता ही कर सकता है, जिनके दिल में न बहनों के लिए सम्मान है और न मातृ शक्ति के लिए।
तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस बयान को अशोभनीय बताया। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है हमारी बहनों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, वो निंदनीय है। जिस देश में महिलाओं का इतना सम्मान होता है, बहनों का इतना सम्मान होता है, उसमें बहनों के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग या तो जीतू पटवारी जैसे लोग या कांग्रेस का कोई नेता ही कर सकता है। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से उठा विवाद अब सियासी रंग के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बहस का रूप ले चुका है। बीजेपी इस बयान को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मातृशक्ति और संस्कृति के अपमान से जोड़कर आक्रामक हो गई है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं तक पटवारी को घेरने का पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। फिलहाल बयानबाजी की सियासत में असली मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं और बहस अब महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक चित्रण के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और मोहन सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए नगरीय निकाय चुनावों को एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का रास्ता साफ कर दिया है। यानी जनता को अपने नगरपालिका और परिषद अध्यक्ष को चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस व्यवस्था के जरिए चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनप्रतिनिधि की जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर भी सियासत गर्मा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। नगरीय निकायों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि यही वो संस्थाएं हैं जो जनता की मूलभूत जरूरतों से सीधे जुड़ी होती हैं। सड़क, पानी, सफाई और स्थानीय विकास के फैसले इन्हीं के जरिए लिए जाते हैं। ऐसे में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जनता और प्रशासन के बीच की सबसे अहम कड़ी साबित होता है। इन्हीं चुनावों से तय होता है कि शहर और कस्बों में विकास की गाड़ी किस रफ्तार से चलेगी। सड़क, पानी, बिजली, सफाई और स्थानीय जरूरतों से जुड़े फैसले इन्हीं निकायों के जरिए लिए जाते हैं। यही वजह है कि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता की आकांक्षाओं और समस्याओं से जुड़ा होता है। अब मोहन सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए इन चुनावों को एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का रास्ता साफ कर दिया है। यानी जनता को अपने नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष को चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस व्यवस्था के जरिए चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनप्रतिनिधि की जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। कमलनाथ सरकार का फैसला पलटेगी डॉक्टर मोहन सरकार। नगर पालिका परिषद अध्यक्षों का चुनाव होगा प्रत्यक्ष। अब सीधे जनता चुनेगी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। अध्यादेश लाकर लागू करेगी नई व्यवस्था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आएगा बिल। 2018 में कमलनाथ सरकार ने बदल दिया था नियम। नगर पालिका परिषद में अप्रत्यक्ष प्रणाली कर दी थी लागू। पार्षदों के जरिए होने लगा था अध्यक्षों का चुनाव। पार्षदों की खरीद फरोख्त और धन बल के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश। अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की न्यूनतम अवधि भी बढ़ाई गई। अब 4.5 साल बाद ही लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव। पिछली सरकार में एक निर्णय हुआ था नगर पालिका और नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के और नगर पंचायतों के चुनाव इनडायरेक्ट हो। उससे काफ़ी अराजकता की स्थिति होती है। अध्यक्ष को ब्लैकमेल करते हैं, आर्थिक लेन देन भी होता है, परिषद स्थिर रहे, अध्यक्ष स्थिर रहे, इसको लेकर एक अराजकता का स्थिति रहती है हमेशा। क्यों ना वहाँ पर स्थिरता हो, तो आने वाले समय में तो हम चुनाव डायरेक्ट कराएंगे ही। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को डायरेक्ट चुनाव से वोट मैनेज करने में आसानी होती है।
और यही वजह है कि पार्टी ने ये फैसला लिया है। बीजेपी मनमर्जी के फैसले ले रही है, ऐसे उसे सहकारिता और मंडी की तरह नगर पालिका का चुनाव भी बंद करा देना चाहिए। सब सरकारें अपने अपने हिसाब से निर्णय करती हैं। इस सरकार ने ये निर्णय लिया है, वोट चोरी करने में आसानी होती है, वो काम वो ज्यादा करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मंशा बहुत खराब है। मनमर्जी के वो वार्ड बनाएंगे, मनमर्जी से वो चुनाव कराएंगे। चुनाव करवाना बंद कर दो। जब सहकारिता में बंद कर रखा है, जब मंडी चुनाव बंद कर रखा है, तो नगर पालिका में बंद कर दो। बहरहाल मोहन सरकार का दावा है कि इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी इस बदलाव को चुनावी फायदे के लिए कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नए समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और मध्य प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की भूमिका बेहद अहम है। प्रदेश की कुल आबादी का करीब आधा हिस्सा यानी लगभग 52% लोग इसी वर्ग से आते हैं। पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के चुनावों में ओबीसी मतदाता ही तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। इसी वजह से आरक्षण का मुद्दा सिर्फ नौकरी और शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जोड़ा जाता है। प्रदेश में सालों से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चुनावी घोषणाओं, जन आंदोलनों और अदालत की दहलीज तक गूंजता रहा है। अब जब भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई तो पहली बार सभी दलों ने एक साथ मिलकर संकल्प लिया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण हर हाल में मिलेगा। मध्य प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर में यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की भूमिका बेहद अहम है। प्रदेश की कुल आबादी का करीब आधा हिस्सा यानी लगभग 52% लोग इसी वर्ग से आते हैं। यानी न सिर्फ समाज का सबसे बड़ा वर्ग बल्कि सियासत की सबसे बड़ी मजबूत ताकत भी ओबीसी ही है। राज्य में खेती, किसानी, छोटे कारोबार से लेकर व्यापार करने वाला बड़ा तबका ओबीसी वर्ग से आता है। यानी प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक धुरी यही वर्ग है। इतना ही नहीं, पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के चुनावों में ओबीसी मतदाता ही तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। इसी वजह से आरक्षण का मुद्दा सिर्फ नौकरी और शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जोड़ा जाता है। 2018 में कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण का कानून बनाया था, लेकिन कानूनी पेच की वजह से आज भी ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण ही मिल पा रहा है। बाकी 13% सीटें कोर्ट के आदेश पर होल्ड पर हैं, जिससे लाखों छात्र युवा प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में सालों से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चुनावी घोषणाओं, जन आंदोलनों और अदालत की दहलीज तक गूंजता रहा है। अब जब भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई तो पहली बार सभी दलों ने एक साथ मिलकर संकल्प लिया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण हर हाल में मिलेगा। यानी अब ये केवल सरकार का वादा नहीं बल्कि सर्वदलीय संकल्प है जो लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने पर सभी दल एकजुट। सीएम हाउस में हुई सर्वदलीय बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट में सभी दल मिलकर एक मजबूत पक्ष रखेंगे। 22 सितंबर से रोजाना सुनवाई होगी। उससे पहले सभी वकील एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। आरक्षण से कोई भी अभ्यर्थी वंचित नहीं रहेगा। जिनकी सीटें अटकी हैं, उन्हें प्रवेश मिलेगा। ओवर एज हो रहे उम्मीदवारों को भी मिलेगा लाभ। सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए। हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए। एक भी बच्चा बचने नहीं पाए, ये सभी दलों की भावना है। 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा, सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे, वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है और सरकार की जो नियत है कि 27% आरक्षण मिले, उसमें हम सब उनके साथ। वहीं सर्वदलीय बैठक में शामिल कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा
कि ये कांग्रेस की लड़ाई थी, जीत भी कांग्रेस की है। उन्होंने तंज कसा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सरकार कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़ रही है, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि जिन लोगों ने 6 वर्षों तक इसे रोके रखा, उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो। हालांकि बैठक से पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार बार बार अपने ही बुने जाल में फंस रही है। ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। मैंने कहा खोदा पहाड़ निकली सुइयां। घबराहट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। सर्वदलीय बैठक के अंदर जो कांग्रेस ने पुराना एक घर बनाया था 5 साल पहले पिछड़ों के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि आज नारियल फोड़ा गया और गृह प्रवेश की शुरुआत की गई। बहरहाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में अरसे बाद सर्वसम्मति का माहौल बना है, लेकिन अब असली परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां 22 सितंबर से सुनवाई होनी है। ऐसे में देखना ये होगा कि सर्वदलीय संकल्प से ओबीसी आरक्षण का रास्ता कितना साफ हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और मध्य प्रदेश को देश ही नहीं दुनिया का टूरिज्म कैपिटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें एक साथ मिलती है, और यही वजह है कि ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव पर सबकी नजरें टिकी रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव में निवेशकों से सीधा संवाद किया और कहा कि पर्यटन ही प्रदेश की समृद्धि और रोजगार का बड़ा जरिया बन सकता है, लेकिन इस कोशिश पर सियासत भी गर्म हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को देश ही नहीं दुनिया का टूरिज्म कैपिटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें एक साथ मिलती हैं। उज्जैन का महाकाल लोक हो या खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं हो या कान्हा पन्ना के जंगल, सांची का स्तूप हो या मांडू का किला, प्रदेश के हर कोने में पर्यटन की अपार संभावनाएं छिपी हैं। यही वजह है कि ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव पर सबकी नजरें टिकी रहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव में निवेशकों से सीधा संवाद किया और कहा कि पर्यटन ही प्रदेश की समृद्धि और रोजगार का बड़ा जरिया बन सकता है, लेकिन इस कोशिश पर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी इसे प्रदेश को पर्यटन हब बनाने की ऐतिहासिक पहल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकार निवेश आकर्षित करने की बजाय मौजूदा धरोहरों को बचाने और उनका विश्व स्तरीय विकास करने पर ज्यादा ध्यान दे, तभी निवेश आएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि ये कदम प्रदेश की समृद्धि और रोजगार के नए द्वार खोलेगा। ग्वालियर में हुआ रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। निवेशकों से सीधा संवाद, 3,500 करोड़ के प्रस्ताव, होटल, रिसोर्ट, वेलनेस और इको टूरिज्म को बढ़ावा। टाइमलेस ग्वालियर थीम पर हुआ आयोजन। देश भर से आए 25 से ज्यादा प्रमुख निवेशक, 125 से ज्यादा ट्रैवल व टूर ऑपरेटर हुए शामिल। 500 से ज्यादा हितधारकों ने लिया हिस्सा। 7 भूखंडों के लिए 6 निवेशकों को अलॉटमेंट लेटर जारी। मध्य प्रदेश को फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में किया गया स्थापित। फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 25 नए प्रस्ताव मिले। 25 प्रमुख इन्वेस्टर्स, देश भर के 125 से अधिक ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर, 500 से अधिक हितधारक इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और द्विपक्षीय संवाद, पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर निश्चित रूप से इस आयोजन के अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। लगभग 3,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए और राज्य की समृद्धि के पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं इस कॉन्क्लेव पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार को निवेशकों को बुलाने से पहले मौजूदा पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार अभी तक सांची को बौद्ध सर्किट में शामिल नहीं करा पाई। खजुराहो पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। निवेश तभी आएगा जब दूसरे देश के लोग आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री जी अगर ये काम करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत है।
मगर मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े टूरिज्म के स्पॉट हैं वो है सांची, जहाँ पर पूरी दुनिया के जो है बौद्ध देशों के लोग आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है खजुराहो। तो इन दो डेस्टिनेशन पर ध्यान दें। सांची तो अभी जो है बुद्ध सर्किट तक में शामिल नहीं है, बढ़ावा देना है इसको, तो बढ़ावा सिस्टमेटिक तरीके से दीजिए, बाकी हल्ला करने से क्या होता। निवेश तभी आएगा जब दूसरे देश के लोग पैसे लगाएंगे। बहरहाल सरकार का दावा है कि ग्वालियर का रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा, तो वहीं कांग्रेस इसे महज दिखावा बता रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि निवेश प्रस्तावों पर अमल कर राज्य सरकार मध्य प्रदेश को पर्यटन का ग्लोबल हब बनाने में कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।